तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और बिहार पुलिस के डिस्कशन में हम लोग 47 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। अब हमारा 48 क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। 48 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ बीमा दिया गया है। जब भी 3 बीमाएँ दिए हुए होते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि बीमा किसका है, कमरा का है। तो कमरा का जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, इसीलिए ये घनावाकार होता है, घनावाकार का होता है। और जब घनावाकार का हो तो उस समय आपको कमरे की लंबाई का जो सबसे बड़ा लंबाई पूछेगा, जो छड़ रखा जाता है, तो उसके लिए कोई भी कमरा जो होगा उसका विकर्ण जो होना सबसे लंबा होता है। विकर्ण की लंबाई सबसे बड़ी होती है, इसीलिए विकर्ण का लंबाई हम डायरेक्ट निकालते हैं एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ एच स्क्वायर रूट अंडर करके। इस तरह से हम इस फार्मूले से हम यहाँ बीमा निकाल दें, मतलब ये इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10, 10 और 5 दिया है, 10, 10 और 5 दिए गए हैं, तो 10, 10, 5 को हम अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान ले तो इस परिस्थिति में रूट अंडर आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और फिर उसके बाद है 5 का 25। तो सबको जोड़िएगा तो रूट अंडर 225 आ जाएगा। 225 किसका वर्ग है? 15 का, इसलिए 15 यहाँ लंबाई होगा। यहाँ पे बी आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। अब आगे की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बोला है हमसे कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो भौतिक पूंजी, यहाँ पे पूंजी जैसे ही आ जाता है तो हम अर्थशास्त्र का वो जो है ना, वो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। जब भी पूंजी के से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो समझ जाइए कि वो अर्थशास्त्र का प्रश्न होगा और ये अर्थशास्त्र भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। आप मेंशन कर लीजिए कि हमको भौतिक पूंजी के बारे में पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पे भौतिक पूंजी से बोला है कि कौन भौतिक पूंजी नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि भौतिक पूंजी 2 तरह का होता है, एक चल पूंजी होता है, एक अचल पूंजी होता है। ठीक है। अब इस तरह से चल और अचल पूंजी होता है। तो चल अचल पूंजी में आप यहाँ देखिए कि ये बोला है कि कौन नहीं आता है। तो नहीं आने में आपको शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं आता है। आप मशीन में पैसे लगा सकते हैं, भवन में पैसे लगा सकते हैं, कच्चा माल में पैसे लगा सकते हैं, लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण में ये भौतिक पूंजी नहीं है। ये आपके टैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसीलिए इसको भौतिक पूंजी नहीं माना गया है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भौतिक पूंजी क्या है। ये अर्थशास्त्र से पूछा गया प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बता दें कि भौतिक जो है ना, भौतिक पूंजी यह मानव संसाधन, अर्थात कहने का मतलब है कि मानव जो शिक्षा और प्रशिक्षण है ये मानव संसाधन है, मानव संसाधन की पूंजी है। ये ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वे कौन है? इसमें कौन है सो पूछा गया है। तो आपको हम सबसे पहले ये बता दें कि असमतापी का मतलब क्या होता है। जो तापमान को नियंत्रित नहीं रख पाता है। छिपकली का नाम आपने सुना होगा। छिपकली हमेशा हर मौसम में आपको दिखाई नहीं देता है। कारण इसका क्या है कि अपने हर मौसम में ये टेम्परेचर को मौसम के अनुकूल नहीं बदल पाता है। ठीक है, टेम्परेचर को मौसम के अनुकूल नहीं बदल पाता है, अर्थात उसका जो है तापमान जो है ना असमताप है। ऐसी परिस्थिति में ये जब ठंडी आ जाता है तो वो पलायन कर जाता है, कहीं और जाके छुप जाता है। और वही अगर मान लीजिए कि वही गर्मी आ जाता है तो वो सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे जीव को हम असमतापी कहते हैं। इसके साथ साथ और भी उदाहरण है। और उदाहरण आपका रोहू का नाम सुना होगा आपने, रोहू। हाँ, उसके बाद आप सुने होंगे सेलामेंडर। सेलामेंडर नहीं सुने होंगे तो सेलामेंडर भी है जो असमतापमापी है। तो ये सारे के सारे असमतापमापी जंतुएं हैं और हमको ध्यान में रखना है कि कौन कौन असमतापमापी है। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या पूछा था? यहाँ प्रश्न में पूछा है कि असमतापी जंतु जिनके द्विकक्षीय है। तो याद रखिए कि ये सारे के सारे जितने भी हम जीव बताए हैं सबके सब द्विकक्षर मतलब 2 चेम्बर वाले हैं। 2 चेम्बर का मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य में हृदय होता है। अब हृदय में एक अलिंद और एक निलय होता है। तो किसी जीव में निलय एक ही होते हैं और दो आपका होता है। इस तरह से 4 चेम्बर वाले के साथ जो होता है मनुष्य जो है ना 4 चेम्बर वाला है। अलिंद और निलय, 2 अलिंद है और 2 निलय है। ठीक है, निलय की संख्या भी 2 है और अलिंद की संख्या भी 2 है। तो ये हम मनुष्य को 4 चेम्बर वाले मतलब 4 कक्षीय वाले कहते हैं। लेकिन यही मेढक अगर होगा तो मेढक आपका जो है 3 कक्षीय होगा। वही तिलचट्टा होगा तो इसको 13 को कक्ष है, मतलब 13 चेम्बर वाला जीव है। तो ये ध्यान रख लेंगे, एग्जाम में पूछा गया है
कि मेढक का जो है ना कितने कक्ष वाला होता है, 3 कक्ष वाले होते हैं। वही तिलचट्टा कितने कक्ष वाले होते हैं, तो ये 13 कक्ष वाले होते हैं। मनुष्य कितने कक्ष वाले होते हैं, तो मनुष्य जो होता है वो आपका 4 कक्ष वाले होते हैं। वही ये जो असमतापी जंतु है, ये असमतापी जंतु जो होगा ये आपका होगा 2 कक्ष वाले, अर्थात इनके अलिंद और निलय सिर्फ है, उसके बाद नहीं है, एक अलिंद और एक निलय, इसीलिए 2 चेंबर वाले जंतु हैं। और ये सारे कम तापमान पर अक्रिय हो जाता है और अधिक तापमान पर सक्रिय हो जाता है, याद रखेंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला है कि अगला प्रश्न है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ। अब ये न्यूटन्स लॉ जो होता है, चलिए यहाँ देखिए, न्यूटन्स लॉ जो है ना 3 प्रकार का है। एक प्रथम नियम है, एक दूसरा नियम है और एक तृतीय नियम है। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है ये हमको ये बताता है कि क्रिया के प्रतिक्रिया होता है। कोई भी क्रिया आप कीजिएगा तो उसका कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगा। अर्थात जब आप नाव से कूदते हैं तो आप आगे की ओर और नाव पीछे की ओर होता है, तो ये क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ। ठीक है, किसी भी क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, ये न्यूटन का 3rd लॉ हमको बताता है। तो यहाँ बोला है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप आगे जा रहे हैं और पीछे जा रहा है, तो विपरीत एक दूसरे के हो गया। तो इस ऑप्शन में किस में दिया है विपरीत, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही विपरीत दिया है, एक वस्तु पर विपरीत दिशाओं में। अच्छा, 4 में भी दिया है, अलग अलग वस्तुएं पर। तो हाँ, एक वस्तु पर नहीं होगा, अलग अलग वस्तु पर होगा। जैसे आप नाव से कूद रहे हैं तो अलग अलग वस्तु पे हो जाएगा, अर्थात आप आगे की ओर जाए और दूसरी वस्तु पीछे। 2 वस्तु हमेशा क्रिया का प्रतिक्रिया बल के लिए जरूरी है। न्यूटन का बात कर लेते हैं 1st लॉ। तो न्यूटन का 1st लॉ जो है ना बल की परिभाषा देता है, याद रखिएगा। बल की परिभाषा अगर प्राप्त करना है तो न्यूटन का 1st लॉ से, बल का व्यंजक अगर प्राप्त करना है तो न्यूटन का 2nd लॉ से प्राप्त करना है। बल बराबर होता है, बल बराबर ए में होता है, याद रखेंगे। बल को हम न्यूटन में मापते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की ओर हम अब बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, क्योंकि 2 वस्तुएं जब एक दूसरे के विपरीत बल काम कर रहे हैं तो उसी को हम क्रिया का प्रतिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो आपको पता होगा कि कृषि जो है ना मौसम के अनुकूल होता है। कृषि जो होता है, जो कृषि है आपका, ये मौसम के अनुकूल है। जैसे कृषि में होने वाले आपका फसल का खेती हो गया, फल का खेती हो गया, यानी जो भी खेती से संबंधित चीज़ें होंगे वे सारे के सारे मौसम के अनुकूल होंगे। और जब तक मौसम रहेगा व्यापारी लोग व्यापार करेंगे, उसके बाद उनका धंधा चौपट हो जाता है। तो आप सीधा आप समझ जाएंगे कि मौसमी बेरोजगारी कहाँ आएगा, कृषि में आएगा। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी आपका कृषि में आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि मौसमी बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलता है। अब हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा के प्रचुर स्रोत है। मतलब किसमें प्रोटीन और वसा ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। तो प्रोटीन और वसा जो है आपको सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। सोयाबीन की बात कर लेते हैं। तो सोयाबीन में होता क्या क्या है, तो सोयाबीन में आपको प्रोटीन होता है, सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों का याद रखिएगा कि 42% आपका प्रोटीन है। वही आपका कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट आपका 21% है और वसा 22% है। तो सबसे अधिक क्या चीज़ है, प्रोटीन। सबसे अधिक क्या चीज़ है, प्रोटीन। आप याद रखेंगे कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक सोयाबीन में होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, अब आ गया है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से कौन सा पदस्थ कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर कौन हटा सकता है, ये हमसे पूछा गया। पदस्थ करने का मतलब हटा देना। तो ये सीधा का सीधा पॉलिटी से सवाल है, और पॉलिटी भी पढ़ना आपके लिए मैं बता दिया हूँ कि पॉलिटी पढ़ना जरूरी है। मैं अब थोड़ा सा अभी राष्ट्रपति की बात करूँगा, उससे पहले आप जान लीजिए कि हमारे संविधान में संसद जो है, हमारे संविधान में संसद है। ये संसद जो है ना, सांसद जिसको हम बोलते हैं, ये सांसद के 3 अंग है। सांसद के 3 अंग है। ये 3 अंग में एक राष्ट्रपति होता है, और दूसरा आपका होगा राज्यसभा, और तीसरा जो होगा आपका लोकसभा होगा, लोकसभा। अब ये बात ध्यान कर लीजिए कि राष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा होंगे और लोकसभा होंगे, जिसमें से ये राष्ट्रपति जो है अभिन्न अंग माना गया है,
और ये जो है राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 के तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अर्थात कोई राष्ट्रपति अगर संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा तो हम उस पर महाभियोग लगाएंगे, या महाभियोग लगाकर हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन कहाँ पर लगाएंगे ये हमसे पूछा गया है। तो हम या तो उच्च सदन में लगा देंगे या तो निम्न सदन में लगा देंगे, क्योंकि उच्च सदन और निम्न सदन के दोनों, उच्च सदन, निम्न सदन और साथ में जो विधायक है, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, सब के सब इनको चुनता है। और जो चुनता है उसमें से दो सदन इसको हटा सकता है, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा। हम अगर महाभियोग लगाना चाहे तो हम राज्यसभा में भी लगा सकते हैं और लोकसभा में भी लगा सकते हैं। तो जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो हम पूरा फुल डिस्कशन करके देंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल डिस्कशन सवाल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम आगे बढ़ जाएंगे अब इसके आधार पर। इसके आधार पर आप जवाब यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे बोला है राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया से कौन सा अपदस्थ कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है क्योंकि संसद में ही लोकसभा और राज्यसभा होता है। संसद में ही लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो संसद और राज्य विधानसभाएं तो नहीं, राज्य विधानसभाएं चुनने में तो आते हैं लेकिन हटाने में नहीं आते हैं। आपका निर्वाचन आयोग नहीं होगा तो आपका कौन हो गया? संसद हो गया, क्योंकि संसद में मैंने बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 55। ये देखिए, यहाँ भी आपको सीधा का सीधा पॉलिटी से सवाल आया है और सवाल एकदम बहुत ही इजी है। बोला है मतदाता सूची के आमतौर पर क्या कहते हैं? तो जनरली हम लोग मतदाता सूची को हम नाम क्या जानते हैं? वोटर लिस्ट जानते हैं। सिंपली ये बताए भी होंगे हमारे ख्याल से कभी ना कभी आपको, ये वोटर लिस्ट को ही मतदाता सूची कहा गया। हम मतदाता सूची लिख दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, ठीक है। वोटर लिस्ट को ही मतदाता सूची हम कहते हैं, याद रखेंगे। अब ये ध्यान में थोड़ा सा वोटर लिस्ट का बात आ गया है, तो 18 वर्ष के व्यक्ति को ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था कि भाई 18 वर्ष वाले वोट देंगे। 18 वर्ष वाले को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 को ये जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये जोड़ा गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां। कितने वर्ष वाले को वोटर लिस्ट में नाम हो सकता है? 18 वर्ष वाले। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ जा रहे हैं। अगला सवाल है आपका, राज्यसभा का सभापति त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति, तो यहाँ भी पॉलिटी से ही पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटी का कितना बड़ा महत्व है। अर्थात पॉलिटी पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा का सीधा प्रश्न अधिकतर अगर पूछे जाते हैं तो पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो सबसे पहले हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सांसद होता है। मैं फिर से एक बार चर्चा कर दूं, ये सांसद जो होता है, इसके जो है ना 3 अंग है। 3 अंग में से एक अंग मैंने बताया है राज्यसभा। ये राज्यसभा जो होता है हमारे सदन का उच्च सदन है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये उच्च सदन जो है, इसी उच्च सदन का जो सभापति होगा उसी को राज्य सभापति कहेंगे। लेकिन ये राज्य सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को सभापति बनाया जाता है। हालांकि इसका सदस्य नहीं होता है, इस सभा का ये सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, फिर भी इसका पदेन अध्यक्ष बनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पदेन अध्यक्ष बनते हैं लेकिन वहाँ उनका सदस्यता नहीं होती है, मतलब वो सदस्य न होते हुए भी, ठीक है, सदस्य न होते हुए भी वे वहाँ के अध्यक्ष बन जाते हैं। वो कौन व्यक्ति है? तो वो उपराष्ट्रपति है। कौन है? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अब उपराष्ट्रपति की बात आई है तो थोड़ा सा हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात हम कर लेंगे कि राष्ट्रपति जो है, आपको याद रखना है कि राज्यसभा के जो सभापति है वो त्याग पत्र किसको देंगे। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र जो है आपको ये देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। ये उस सदन में नहीं देंगे किसी को, ठीक है, सदन में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं है। वो सीधा का सीधा त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। किनको देंगे? राष्ट्रपति को। अब याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है? तो एससी का
मुख्य न्यायाधीश, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही उनका नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति को भी और उपराष्ट्रपति को। लेकिन त्यागपत्र ये किनको देते हैं, तो त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति किनको त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति किनको। लेकिन नियुक्त करने की बात आती है तो नियुक्त करते हैं आपका ये एससी के मुख्य न्यायाधीश, और शपथ कौन दिलाते हैं, तो यही दिलाते हैं, ठीक है, शपथ भी यही दिलाते हैं। तो मेरे ख्याल से शपथ वाला बात, नियुक्त करने वाला बात, और तीसरा है आपको त्याग पत्र देने वाला बात याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा उससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहला जो हमारा उपराष्ट्रपति थे, सबसे पहला उपराष्ट्रपति थे वो हमारे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके हम जन्मदिन पर टीचर्स दिवस मनाते हैं, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है, हाँ राधाकृष्णन है। अब ये ध्यान कर लेंगे। और दूसरी बात है कि अभी वर्तमान में कौन है ये पूछ दिया जाता है, तो आप अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति वो नहीं है, पर वर्तमान में है, ठीक है, जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़, याद रखेंगे कि ये जगदीप धनखड़ है जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद हुए, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद हुए, वही अभी राष्ट्रपति जो है ना द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू, ये ध्यान रख लेंगे। राष्ट्रपति अलग है, उपराष्ट्रपति अलग है, अब ये ध्यान रखेंगे। अब कौन से राष्ट्रपति या कौन से उपराष्ट्रपति है, कैवें नंबर का है, तो 15वें नंबर का है ये राष्ट्रपति, और 14वें नंबर का है उपराष्ट्रपति। नंबर भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब इस प्रश्न से इतना ही, काफी डिस्कशन हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन सा दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। तो नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि आप नेल्सन मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला रंग भेद के लिए काफी लड़ाई लड़े थे, ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका मैथ से, और मैथ से एकदम आसान सवाल है। कह रहा है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो आप याद रखिए कि पासा का मतलब लिड्डो का गोटी होता है, और उस पर 1 से लेकर के 6 तक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है। अब 6 तक लिखा है, जब हम इसको बीगेंगे तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई भी आने की संभावना है। अब हमसे यहाँ पूछा है कि एक पासे को फेंकने में अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य की संख्या काउंट कर लेंगे। अभाज्य संख्या कितने हैं, तो 1 2 है, एक आपका 3 है, एक आपका 5 है। कै गो अभाज्य संख्या है, आप अभाज्य संख्या 3 गो है। तो हम प्रायिकता निकालते हैं, जब पी हमको निकालना होता है तो जिसकी संख्या पूछा है उसकी ऊपर रख देते हैं और टोटल संख्या नीचे रख देते हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक काउंट किए तो 6 गो, और जिसकी संख्या पूछा है वो उसकी संख्या 3 गो है, काट देंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा 2। तो एकदम आसान सवाल था, आप हल कर सकते थे इसको अगर थोड़ा सा भी आप बनाए होंगे पहले से। तो अब यहाँ आगे है, लेकिन अगर आपसे पूछ देता भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भाज्य संख्या मात्र 4 और 6 है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, याद रखिएगा। इसीलिए हम भाज्य में हम 2 ही काउंट करते हैं। तो यहाँ 2 बटे जब 6 करेंगे तो ये 1 बटे आ जाएगा 3। याद रखिए कि हम ध्यान रखेंगे, या पूछता है अभाज्य संख्या के लिए, या भाज्य संख्या के लिए, या सम संख्या के लिए, या विषम संख्या के लिए। तो खाली भाज्य संख्या के लिए 1 बटा 3 आता है, नहीं तो सबके लिए 1 बटा 2 आता है। बस ये बात ध्यान कर लीजिए, सबके लिए 1 बटा 2 आएगा, खाली भाज्य संख्या के लिए 1 बटा 3 आएगा। ये बात ध्यान रहेगा, तो आप इस प्रकार भी आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो ये आप लोग भले भांति कई बार क्यूज में भी आप पढ़ चुके हैं। पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य, एक होता है कथक, एक होता है कथक, एक होता है कथकली। ये दोनों को ध्यान में रखेंगे, ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। कथक जो होता है उत्तर भारत का है, ये उत्तर भारत का है। अगर उत्तर भारत में कोई भी राज्य आएगा तो इसका मतलब है वहीं का है कथक, ठीक है। यूपी जनरली ज्यादातर माने जाते हैं यूपी, ठीक है। लेकिन कथकली जो है ना दक्षिण भारत का है, और दक्षिण भारत में ज्यादातर केरला में ये कथकली होता है। कथकली नृत्य जो होता है केरला में होता है, ये बात ध्यान में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कथक नृत्य से संबंधित बिरजू महाराज है, हाल ही में 2022 में उनका मृत्यु हुआ है, हाल ही में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज जो है हाल ही में उनका डेथ कब हुआ है, तो उनका डेथ 2022 में हो गया है, जो कथक नृत्य से संबंधित हैं। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा और भी बात ध्यान रख लेंगे कि ये किस घराने से संबंधित है। तो लखनऊ बिंदा दिन घराना, लखनऊ बिंदा दिन घराना आप याद रख लीजिए। इन घराना का नाम भी पूछ लिया जाता है।
लखनऊ बिंदादीन घराना है ये, ठीक है। इस घराना से संबंधित है, तो वो किस घराने से, जो पंडित बिरजू महाराज की डेथ हो गई है 2022 में, वो किस घराने से संबंधित है, ऐसे सवाल आ सकता है, इसलिए ध्यान कर लें। अगला प्रश्न है, अगला 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर देख लीजिए। 60 नंबर में बोला है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, वह कहलाती है। तो याद रखिएगा कि एक से ज़्यादा को बहु के रूप में हम जानते हैं, अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक से ज़्यादा देश हो गया तो बहुराष्ट्रीय हो गया, एक देश में हो गया तो राष्ट्रीय हो गया। अगर एक देश से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 6 हो गया, जितना ज़्यादा हो जाएगा उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो ये बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी माना जाएगा उसको, ठीक है। मल्टीपल नेशनल कंपनी होता है ये, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में बोला है कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, ठीक है। तो आप पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए कि कमल के होते क्या क्या है। अगर पूरा को अगर याद कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, कमल का पर्यायवाची राजीव होता है, उसके बाद होता है अरविंद होता है, उसके बाद आपको होता है सरसीज होता है, सरसीज, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। सरसीज होता है, अम्बुज होता है, उसके बाद आपको बता दें अम्बुज के साथ साथ नलीन होता है, पुष्कर होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है और जलज होता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में दिया है राजीव, नीरज और जलता, तो नहीं, ये नहीं हम पढ़े हैं। सरोज, पंकज, अरविंद, ये है सरोज, पंकज और अरविंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका सरोज, पंकज और अरविंद, ये होते हैं। थोड़ा सा और भी चीजें के हम बता दे रहे हैं। आंख का होता है नेत्र, लोचन, विलोचन, नयन, चक्षु। नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु आंख का। आग का होता है अग्नि, अनल, दहन। आग का होता है अग्नि, अनल, दहन। सूर्य का होता है दिवाकर, आदित्य, भास्कर, दीनानाथ। सूर्य का क्या होता है? दिवाकर, आदित्य, भास्कर और दीनानाथ। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर अब हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 62 है। 62 में आपका मैथ से पूछा है, देख लीजिए। मैथ से पहले सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में बोला है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है और इसकी लंबाई 45 मीटर है तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल को फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुने 5 मीटर आकार के कितने कॉर्पेट की आवश्यकता होगी? तो आप ध्यान कर लीजिए कि कॉर्पेट की संख्या बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉर्पेट अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली एक